हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की जबरदस्त सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसकी जो कंप्लीट एक्सट्रैक्ट जो है, इस चैप्टर का जो पूरा रस है वो आपको दूंगा। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना एक बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। वही चीज मैं आपके लिए आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी करके आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प इस साल 12th क्लास में करी जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप जब अपने एग्जाम में जाएं तो कम से कम आपको ये चीज तो जरूर ध्यान रहे कि हाँ, ये चीज सर ने लेक्चर में मुझे पढ़ाई थी, मेरे सामने इसका जो है मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पा रहा हूं। बस यही सारी चीजें मैं चाहता हूं। तो आपकी जितनी ज्यादा मदद मुझसे हो सकेगी इस साल, वो मैं करूंगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो कंप्लीट वन शॉट सीरीज है, आप उसको बढ़िया से देख सकते हैं। इसमें हमने एक एक चीज को बढ़िया से जो है आपको पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा ग्राफ में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं। तो आने वाले टाइम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपसे प्रॉमिस करा था, उसको भी पूरा करूंगा। थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण से वो चीज अभी मैंने रोक के रखी है। आने दो एग्जाम से पहले सब खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। क्लियर है? तो जितना मुझसे बन सकेगा मैं उतना आपके लिए करूंगा, ज्यादा से ज्यादा। बस आप भी मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहें, जैसा आपने मुझे प्रीवियस वीडियोस में अपना प्यार दिखाया है। कमेंट सेक्शन में भर भर के आपने लिखा कि सर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो पाई, तभी तो मुझे पता पड़ा कि इस वीडियो को, इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। जरा सोचो कि आप ही अगर कमेंट्स में ना बताते तो मुझे कैसे पता पड़ता। तो ये सब कुछ आपका प्यार ही है जो इन सभी सीरीज को बरकरार कंटिन्यू रखे हुए है और इसी तरह से रखे रहेगा। क्लियर है? तो भाई सभी लोगों से तभी मैं बार बार कहता हूं, कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं होते, आपके कमेंट एक मोटिवेशन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, इस तरीके से काम करें, बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, वो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा टेलीग्राम पर अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम पे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन कई बार आप सभी जानते हैं कि जो टेलीग्राम की लिंक एक्सपायर हो जाती है, काम नहीं करती, तो आप टेलीग्राम पे जाकर के नाम से सर्च कर लेना। 97,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गए हैं, तो आप भी इनमें से एक बने और आपसे मिलकर ही ये पूरा 1 लाख होगा। जरूर से ज्वाइन करें। पीडीएफ, वन शॉट नोट्स वगैरह सारी चीजें, इंपॉर्टेंट स्टफ्स, नोटिफिकेशंस वगैरह यूट्यूब से पहले और लंबे टाइम तक आपको यहाँ तक मिलती रहेंगी। ठीक, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन करें, ये फीचर एकदम मस्त है। तो अच्छा, और अगर आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहते हैं कि भाई आपके इस साल क्लास 12 फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स जरूर से आए, तो आपको परचेज करनी चाहिए हमारी ये बुक, जो कि है एडुकार्ट फिजिक्स क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीएसई 2023-24 सेशन। इस बुक के अंदर हमने आपको स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन करा है जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए कि आप कम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हर एक चैप्टर में से हमने 100 प्लस 150 प्लस क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इस बुक के अंदर हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हैं, इस बुक के अंदर हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन रखे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आपके लिए प्रैक्टिस कम नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को बिना देकर के या किसी तरह का उनको धोखा लगे कि सर ये बुक हमने खरीद ली, हमें नहीं पता था इस बुक के अंदर क्या है, अब देखने को ऐसा मिल रहा है। तो मैंने, आप सभी जानते हैं वैसे इस बुक की जो क्वालिटी है एकदम बेस्ट है। एडुकार्ट पब्लिकेशन, जो कि बहुत फेमस और जानी मानी पब्लिकेशन है अपने काम को लेकर के, तो आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि हमारे बच्चों को पहले वो चीज मिले कि वो देख पाए कि इस बुक के अंदर क्या है। तो फिर मैंने एक वीडियो भी करी हुई थी जिसके अंदर बताया था कि बुक के एक एक पेज में कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसकी जो लिंक है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या है। उसके बाद आप इस बुक को ऑर्डर करें। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहली लिंक मिल जाएगी। हाँ, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट अभी परचेज करने पर आपको मिल जाएगा। जरूर से परचेज करें, ये बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। काफी सारे बच्चों ने बुक को परचेज करा और अपनी जो फोटो है बुक के साथ
और बच्चों की मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पर। ये अभिषेक साहू, अभिषेक सर 001, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप यहां पर मुझे अपनी फोटो बुक के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक। बाकी मैंने कुछ बच्चों की फोटो कम्युनिटी पर भी शेयर की थी, ठीक, आपकी भी कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज हम शुरुआत करेंगे। तो ये तो हुआ, आज हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो अभी हम शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर की। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसके फर्स्ट हेडिंग पर हम आ जाते हैं, दैट इज हेडिंग नंबर 4.1। ये जो बुक है ये आपकी लेटेस्ट एडिशन है 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो कुछ भी आपको मिलेगा सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, है ना। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में तो हमें काफी साल पहले से पता था, लेकिन करीब 200 साल पहले ही 1820 में ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटीमेटली रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। पहले ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग ही ब्रांच है, मैग्नेटिज्म अलग ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन 1820 में मतलब आज से करीब 200 साल पहले एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। उन्होंने एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, मतलब जब वो लेक्चर ले रहे थे तो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये पाया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर के कारण पास में जो एक नीडल रखी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास, उसमें एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ये मैग्नेटिक कंपास रखी है, ये खुद को हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करके रखती है। आप यहां पे रख देंगे, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, ठीक। लेकिन अगर आप कहीं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इसके आसपास एक बार मैग्नेट ले आए, तो उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये खुद को, इसकी जो मैग्नेट नीडल है वो खुद को उस तरीके से अलाइन करती है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो वही चीज पाई गई कि पहले जो मैग्नेटिक कंपास रखी होगी वो भी एक नॉर्मल पोजीशन में होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। लेकिन उन्होंने एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्या पाया कि भाई ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के पास में अगर कहीं पर नीडल रखी थी तो उस नीडल में एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन हुआ। इस नीडल का जो कांटा है ये, इसमें एक डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हुई। उन्होंने आगे क्या पढ़ा, देखो, he investigated this phenomena and he found that alignment of needle is tangential to the imaginary circle which has straight wire at its center and is plane its perpendicular to the wire। उन्होंने क्या पाया कि इस वायर का जो डिफ्लेक्शन है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है कि ये जो नीडल है, सॉरी, इस नीडल का डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि ये जो नीडल है, ये नीडल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंशियल है। किस, क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब है, जैसे मान के चलो कि यहां पर अगर मैं एक इमेजिनरी सर्कल बना दूं तो इमेजिनरी सर्कल पे यहां पे नीडल जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, यहां पे नीडल टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है? इस तरीके से। और ये जो सर्कल जो बताया गया, ये सर्कल इमेजिनरी सर्कल है। और इस सर्कल का जो सेंटर कहा गया, ये कहा गया कि ये जो सेंटर, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है ये वायर के जगह पर ही है। और ये जो सर्कल जो बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है कि वायर कि जो सर्कल का जो प्लेन है वो वायर के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं इसको एक सर्कल मान लूं तो इसका जो प्लेन है इस तरीके से, इसका जो प्लेन है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो ये बातें यहां पर लिखी गई। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे, दिस सिचुएशन इज डेपिक्टेड इन फिगर नंबर 4.1। तो अभी मैं आपको जो फिगर 4.1 बता रहा हूं उसमें सिचुएशन को मैं यहां पर बता सकता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे कि ये देखो, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर इस तरीके से आप ये देखें कि जो आप ये देख रहे हैं कि नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। ये देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। क्लियर है? तो यहां से आपका क्वेश्चन ही बन सकता है कि डिफ्लेक्शन इन नीडल इज डैश टू द सर्कल। तो क्या बोलोगे? टेंजेंशियल टू द सर्कल। क्या बोलोगे? टेंजेंशियल टू द इमेजिनरी सर्कल हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है। नाउ अभी चलो वापस से आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। चलिए
तो आगे क्या दिया जा रहा है, इट इज नोटिसेबल व्हेन करंट इज लार्ज एंड नीडल इज सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर। बोला ये क्या है कि ये चीज कब नोटिसेबल है, ये चीज जब नोटिसेबल है जब करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो और जो नीडल है वो इस वायर के पास में रखी हो, ठीक, सो दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी इग्नोर, ताकि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर सकें। अदरवाइज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, वो उसके कारण से नीडल खुद को अलाइन ही करने की कोशिश करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या है, करंट को थोड़ा सा सफिशिएंटली लार्ज रखना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। नाउ आगे क्या है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ नीडल। आगे पाया गया कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से नीडल का जो डिफ्लेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई, ठीक। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर। जैसे जैसे आपने करंट को की वैल्यू को बढ़ाई तो डिफ्लेक्शन भी इसमें बढ़ गया, जल्दी जल्दी डिफ्लेक्ट होने लगी, है ना, ज्यादा डिफ्लेक्ट होने लगी। आगे क्या देखा गया, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एज द सेंटर, ठीक है। तो क्या कहा गया कि अगर जैसे आप सभी जानते हैं कि जो आयरन के जो फाइलिंग्स होती है, घिसा हुआ आयरन, आयरन का जो पाउडर है, अगर हम इसको जो है एक मैग्नेट के अराउंड रख देते हैं तो वो खुद को जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो जब हमने एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड उसको रखा तो उसने कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में खुद को जो है बना लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे इमेजिनरी, मतलब ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर है वो सबका वो कॉमन हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसी बनती हैं। तो यहां से पता पड़ा, ऑस्टर्ड कंक्लूडेड दैट, तो यहां से हमें क्या पता पड़ा कि ऑस्टर्ड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द स्पेस, ठीक है। तो यहां से पता पड़ा, यहां से कंक्लूड करा गया कि ऑस्टर्ड ने बताया कि ये चीज क्लियर हो गई कि करंट ही है जो क्या बना रहा है, करंट या कहें मूविंग चार्जेस ही हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। क्लियर। तो आगे क्या है, फॉलोइंग दिस, इसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए। 1864 में द लॉज obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by James Maxwell, है ना। तो 1864 में एक जो काफी फेमस साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने इसको यूनिफाई करा, मतलब जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसको दिया गया। क्लियर है, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है ये चीज बताई। क्लियर। नाउ जेम्स मैक्सवेल हु देन रियलाइज, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये वही जेम्स मैक्सवेल हैं जिन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक। रेडियो वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिख दिया कि रेडियो वेव जो है किसने डिस्कवर की थी, हर्ट्ज ने डिस्कवर की थी। किसने प्रोड्यूस की थी, जेसी बोस, जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस है, और जी मार्कोनी by the end of 19th century. Clear. A remarkable scientific and technological progress took place in 20th century. ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता पड़ गया था तो आप सभी जानते हैं कितनी सारी प्रोग्रेस हुई, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन करी है। बोला सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आ गई, तो यहाँ से जब ये सारी चीजें पता पड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन है साथ में, तो आगे बढ़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सामने आई। वही तो क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो उसके बाद ही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, जिनमें इन ये साइंटिस्ट जो है इनका काफी ज्यादा योगदान रहा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन करी गई, और ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता पड़े कि ये चीज क्यों यहाँ पे मेंशन करी गई है। आवर इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। मतलब क्या बताया कि जितनी ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती गई उतने ही ज्यादा जो इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, ये होती चलेगी, ठीक है। और इनने जो है हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी, ठीक। तो ये आपको बताया कि क्या बताया जा रहा है इसमें, अभी जस्ट जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है, आगे इसमें लिखा जा रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्सेस एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, करंट कैरिंग वायर्स। आगे हम ये देखेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाती है। हम ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि करंट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि पार्टिकल किस तरीके से एक्सेलरेट करे जा सकते हैं हाई एनर्जी में यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ऑल्दो साइक्लोट्रॉन हटा हुआ है लेकिन वो एक एक लाइन तो नहीं हटा पाए ना। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मतलब इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं ना तो वो आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है क्योंकि काफी हल्का पार्टिकल है। लेकिन तो साइक्लोट्रॉन ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी तक उसको एक्सेलरेट करा देता है।
इसका यूज कहाँ होता है सर उस पार्टिकल का? तो उस पार्टिकल का यूज होता है जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहते हैं, तो न्यूक्लियस को उस पर बॉम्बार्ड कराएंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगी, तो उसके अंदर की हम स्टडी कर सकते हैं, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपने काम में लेकर के आ सकते हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम साइक्लोट्रॉन बना सकते हैं, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएंगे तो उसको न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड करा सकते हैं, वहां से न्यूक्लियर एनर्जी भी ले सकते हैं और न्यूक्लियर स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का काफी ज्यादा इंटेंस यूज होता है। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है वी शैल स्टडी हाउ करंट्स एंड वोल्टेजेस आर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की हेल्प से किस तरीके से डिटेक्ट होते हैं। आगे इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म वी अडॉप्ट फॉलोइंग कन्वेंशन। करंट, अब इसमें देखो कंडक्टर के बारे में, मतलब जो साइन कन्वेंशन हमने लिए हैं उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम किस तरीके से इनका साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर करंट जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये देखो ये जो फिगर बनाया है, डायग्राम जो बना हुआ है, ये किस मतलब ये जो इमेज आप ये देख रहे हैं ये किसकी है? क्रिश्चियन ऑस्टर्ड की है ना। तो बढ़िया साइंटिस्ट हुए। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अगर डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब है कि करंट जो है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर क्रॉस लगा है तो क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो करंट की डायरेक्शन हम बता रहे हैं ये कहाँ है? अंदर। क्रॉस का मतलब है प्लेन के अंदर, इनटू द प्लेन। जैसे बोर्ड अगर मेरे पास ये प्लेन है तो क्रॉस लगा दे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, ठीक है। डॉट लगा दे तो मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में बताया गया। आगे हम आ जाते हैं हेडिंग नंबर 4.2। हेडिंग नंबर 4.2 में सारी चीज समझ रहे हो ना? देखो साथ में पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मैं बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देख करके जाऊंगा, और ईमानदारी से। कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं वो स्टार्टिंग में लिख जाते हैं सर मैं एंड तक आ गया, जबकि उन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट करी होती है, ठीक। तो चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी। सर मैं ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ कि मैं इतनी जो है मैं पूरी वीडियो देखूंगा। क्लियर है? चलो तो अभी अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखा है देखते हैं जरा। तो उसमें लिखा है हेडिंग नंबर 4.2, और 4.2 के अंदर जो सब हेडिंग है 4.21 दैट इज सोर्सेज एंड फील्ड। तो आगे लिखा हुआ है कि बिफोर वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी शैल recapitulate what have learnt in chapter 1 about the electric field E. We have seen that interaction between two charges can be considered into two stages. The charge capital Q, the source charge of field प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो इसमें सिंपल सी इतनी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा उसको पुराना अपन फर्स्ट चैप्टर का समझेंगे, और बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो चार्जेस के इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम उसको दो स्टेजेस में, जो उसका जो इंटरेक्शन है वो दो स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहला क्या? पहला बता रहा है कि कैपिटल चार्ज क्यू है जो कि सोर्स चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, डॉट यहाँ पे क्या दिखाया है? ये डॉट अपीयर्स लाइक द टिप ऑफ एन एरो। क्या बताया? ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर में पढ़ाता हूँ ना, कि एक जो डॉट जो है, ये डॉट का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या करंट है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो डॉट क्यों कहा जाता है आउटवर्ड? क्योंकि डॉट जो है एक एरो के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरो के सामने वाले पॉइंट को। और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्रॉस का मतलब होता है कोई चीज हमसे दूर जा रही है इनटू द प्लेन। क्या? इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस है, ये जो एरो होता है उसके पीछे वाले पार्ट फेदर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई चीज मुझसे दूर जाएगी तो मुझे उसका एरो का पीछे वाला पार्ट मतलब फेदर दिखेगा, जिसको हम क्रॉस से बताते हैं। और अगर ये एरो मेरे पास आएगा तो मुझे एरो का सामने वाला पॉइंट ये दिखाई पड़ेगा, डॉट, जिसको हम आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है? तो अगर कोई चीज आउटवर्ड इस बोर्ड से बाहर आ रही है तो मुझे एरो अगर बाहर आ रहा है तो मुझे डॉट ही तो दिखाई पड़ेगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी है। क्लियर है? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? यहाँ पर सिंपल उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है? ये अगर कोई टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है। क्लियर? तो ये तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया हमें। ठीक, आगे यहां से आपको थोड़ी सी काम की चीज देखने को मिलेगी। एज पॉइंटेड आउट इन चैप्टर 1, जैसा कि चैप्टर 1 में बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जस्ट एन आर्टिफैक्ट बट हैज ए फिजिकल रोल। वो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट
कोई फैक्ट नहीं है, इसका क्या है फिजिकल मीनिंग भी है। इट कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट, है ना। क्या बताया गया है इसमें, ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी कैरी करती है, ये मोमेंटम भी कैरी करती है। मतलब कि एक्चुअल में हम ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसे कोई चार्ज रखा है तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है ना, तो ये चार्ज, इस चार्ज के पास कुछ मास होगा तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो हमने कहा कि ये मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है। आगे लिखा है कि ये एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स फाइनाइट टाइम्स टू प्रोपेगेट, इसको भी कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ टाइम लगता है। टेक्स फाइनाइट टाइम, कोई फिक्स टाइम इसको आगे बढ़ने के लिए लगता है। ऑल्दो आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट 3×8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज स्पेशली स्ट्रेस्ड बाय फैराडे एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो फील्ड के जो कॉन्सेप्ट पर जो जोर दिया गया, स्ट्रेस्ड बाय, वो फैराडे ने दिया, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो यूनिफिकेशन है कि ये दोनों एक साथ किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमें मैक्सवेल ने बताया। क्लियर है। इन एडिशन to depending on each point in space, it can also vary with time, will be a function of time. In our discussion this chapter we shall assume fields do not change with time। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम ये कंसीडर करके चलेंगे हमारे इस डिस्कशन में कि फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है। आगे देखिए, द फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेस। कह रहा है कि एक जगह पे एक से ज्यादा चार्जेस के कारण फील्ड हो सकती है। यदि कई सारे चार्जेस हैं तो फील्ड जो है वेक्टोरियली ऐड होती है, दैट मींस ड्यू टू, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि जो फील्ड है ये अलग अलग चार्जेस के कारण है तो सबका वेक्टर एडिशन हम करते हैं। ठीक, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1। ये भाई हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, जिसको आगे हमने देखो अभी आप जस्ट आपको बताया कि इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वंस द फील्ड इज नोन, जैसे हमें फील्ड के बारे में पता पड़ जाएगा, हमें फील्ड पता पड़ गई, तो फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पे वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन F इज इक्वल टू QE। क्लियर है। ठीक, जस्ट एज स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बात पे एनसीईआरटी काम पे आ रही है। एनसीईआरटी धीरे धीरे आप ये देखेंगे जैसे जैसे लाइंस में आप आगे बढ़ेंगे वो पॉइंट पर आने लगती है। तो आपको उसने बताया कि फर्स्ट चैप्टर में देखो बच्चों हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था, अब आ गई वो कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, वैसे ही द करंट और मूविंग चार्जेस जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब क्या है, इन एडिशन का मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाते ही हैं लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, इन एडिशन ए मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी। ठीक है, तो लिखा है कि और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बी। डार्क बनाया इसका मतलब बी वेक्टर है। आर बोला है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी बी आर। ठीक, आगे क्या लिखा है, अगेन इट इज अ वेक्टर फील्ड। ये वेक्टर फील्ड है, इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज, की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आइडेंटिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस एंड कैन इन एडिशन डिपेंड ऑन टाइम। जो कह रहा है कि भाई ये इसको क्या है, एक्चुअल में क्या है कि ये इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस, मतलब ये हर एक पॉइंट पे आप ये देखें पूरे स्पेस में फैली हुई होती है ना, और पूरे स्पेस में कितनी कितनी सारी चीजें हमें पता पड़ जाती हैं। ठीक है, और ये टाइम पर भी डिपेंड करती है, लेकिन हमने क्या बोला कि ये हम ये मान के चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि ये टाइम पर जो डिपेंड कर रही है ये टाइम के साथ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही कंसीडर करा। आगे देखो, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज वेक्टर एडिशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्सेज। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण जो फील्ड बनती है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लगाया, दूसरे ने यहाँ लगाया, तीसरे ने यहाँ लगाया, तो हम क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए सबका वेक्टर एडिशन करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी किया जाता है, सबकी फील्ड निकालने के लिए इंडिविजुअल सोर्सेज की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है 4.22 हेडिंग पे अपन आ जाते हैं। तो 4.2.2 ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स देखो आपको बता देते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है
कि लेट अस सपोज दैट देयर इज ए पॉइंट चार्ज, माना कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है q जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से और किसी पर्टिकुलर पॉइंट r पर है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ठीक, तो अभी आप ये देखिए, और जब ये आगे बढ़ रहा है, जिस जगह पे ये आगे बढ़ रहा है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ये ब्रैकेट में आर लिखा होता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, नाउ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू बोथ कैन बी रिटन एज, देखो इसमें लॉरेंट्ज फोर्स जब हमने पढ़ा था तो आपको बताया था कि भाई अगर कोई चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह से मूव कर रहा है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जो नेट फोर्स जो होता है उस चार्ज पे लगने वाला, दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो यहां पर आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखते हैं QE और मैग्नेटिक फोर्स को हम लिखते हैं Q V क्रॉस B। V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और रिजल्ट जो मिल रहा था वो भी वेक्टर है, इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। ठीक है ना, आगे क्या लिखा जा रहा है कि दिस फोर्स, इस फोर्स के बारे में किसने बताया था? H.A. लॉरेंट्ज ने। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर एंड अदर्स। ठीक है, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बाद लॉरेंट्ज ने बताया कि भाई इतना इतना फोर्स लगेगा और इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, लेकिन आगे देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, we look at the interaction with magnetic field, we find the following things। देखो, तो उसने क्या बताया कि आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो पढ़ा हुआ है, इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या क्या फोर्सेस वगैरह लगते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या फोर्स लगते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताया है। तो फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखा जा रहा है इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो भाई जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगता है, उसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको नेगेटिव चार्ज फोर्स कंसीडर करना होता है। राइट हैंड रूल से हम जो है इसका पता लगा लेते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर है? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम रखते हैं, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ देते हैं, थंब जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में लगता है फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड V cross Q is equal to V cross B includes vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force magnetic field vanish if velocity and magnetic field are parallel to each other। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है किसी भी चार्ज पे यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो एक्चुअल में हम सभी जानते हैं F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B को अगर आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा F इज इक्वल टू Q V B, क्रॉस हटता है तो आता है साइन थीटा। अब आप ये देखिए कि जो साइन थीटा जो एंगल है, ये एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं या एंटी पैरेलल हो जाती है तो थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री या थीटा की वैल्यू एंटी पैरेलल वाले केस में होती है 180 डिग्री। तो ऐसे केस में जो फोर्स है वो तो जीरो आना ही है। तो बस ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे लिखा है द फोर्स एक्ट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ the velocity and magnetic field. Its direction is given by screw rule and right hand rule for vectors illustrated in figure 4.2। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कैसे दोगे? राइट हैंड रूल से आप दे सकते हैं। राइट हैंड जो रूल है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे वेलोसिटी अगर चार्ज की यहाँ है तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आप पाम को रखेंगे। ठीक, दूसरे वेक्टर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक, या जैसे इसको बोलें कि वेलोसिटी बाहर है, बाहर। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड आप ये देखो इस साइड है, तो आपने इस साइड उंगलियों को मोड़ लिया। उसके बाद क्या रखा? थंब जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड फोर्स बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो अलग अलग चीजें दी हुई हैं कि यदि वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में लिखी हुई हैं। आगे क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स हेल्प्स टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला हमने बनाया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा या F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इससे हम जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर दिया जा रहा है डायमेंशनली वी हैव B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी। अगर हम ये माने कि जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे लग रहा है और मैक्सिमम लग रहा है तो B इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? B इज इक्वल टू हम बोलते हैं F अपॉन क्यू वी। ठीक, B इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है न्यूटन, Q क्या होता है? कूलाम,
वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो देखो यहां पर समझिए जरा ये सारी चीजें। नाउ द यूनिट ऑफ बी टेकन एज बी आर न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। अगर ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो हम बाद में ये फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। ठीक है, चलो हमने इतना बना दिया। ठीक, नाउ दिस यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला, और हम इसको पूरा क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूरा टेस्ला, और ये निकोला टेस्ला के नाम पर रखी गई। ठीक, टेस्ला इज रादर ए लार्ज यूनिट, टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक, ए स्मॉलर यूनिट नॉन एसआई कॉल्ड गॉज। ठीक है, तो जो टेस्ला जो है बहुत बड़ी यूनिट है, और जो इससे छोटी यूनिट है वो गॉज है। ठीक, और गॉज कितना होता है भाई, गॉज होता है 1 गॉज इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? इट इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड, इसको भी हम कई बार यूज करते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट 3.6 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.6 10⁻⁵ टेस्ला है, तो उसको हम कई बार हम क्या करते हैं, इसको गॉज में भी लिख देते हैं। क्लियर है? चलो, तो अभी हम आ जाते हैं हेडिंग नंबर 4.2.3। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है क्या? यहां तक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे इतना समझ में आ रहा है, और मैं बिल्कुल पूरी रीडिंग करूंगा। क्लियर है? चलिए, तो और हाँ, जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर बुक पे नहीं पैनल पे कराओ, तो एक बार फिर से मुझे बताना क्या ये पैनल पे आपके लिए कंफर्टेबल है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। क्लियर है? बाकी जो मेजॉरिटी कहती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। क्लियर है ना? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे 4.2.3। देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, वी कैन एक्सटेंड एनालिसिस फॉर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन सिंगल मूविंग चार्ज ड्यू टू स्ट्रेट रॉड carrying current. We can extend analysis for force due to magnetic field on single moving charge due to straight current carrying conductor. We can extend analysis for force due to magnetic field on a single moving charge to a straight rod carrying current. Consider a rod, मतलब कहा जा रहा है कि हम अपने एनालिसिस को फोर्स के लिए, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी सिंगल चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द स्ट्रेट रॉड कैरिंग करंट। मतलब आप जो फोर्स लग रहा है, अगर आप पॉइंट चार्ज पे समझते हैं तो आप इसी चीज को, आप एक कोई स्ट्रेट रॉड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप सिमिलरली इसको उस रॉड पे भी समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, कंसिडर ए रॉड, मान के चलो कि आपके पास एक रॉड होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, लेंथ उसकी एल है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें जो है वी शैल अज्यूम वन काइंड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। हम इसमें ये मान के चलते हैं कि इसमें एक टाइप के चार्ज कैरियर जो है हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे गैसेस होती हैं, अब गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि सिर्फ इसमें एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है और वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, माना कि हमने जो इलेक्ट्रॉन जो नंबर डेंसिटी है वो स्मॉल n है। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर हैं ये कितने हो गए, NLA। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये डेरिवेशन है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इसको वन शॉट में ऑलरेडी करा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट की बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा जब भी डेरिवेशन करते हैं ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं डेरिवेशन में ऐसा लगता है भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे डेरिवेशन करते हैं तो उनको यही सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में लेकर के आती हैं। हमेशा याद रखो कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम में जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, आप हर बार क्या कर रहे हो, 2 का इंटू कर रहे हो ना, 2 का तो 10 की जगह 10 रखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, 2, तो आपने क्या करा, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से आप ये मान के चलें कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, तो हमने कहा टोटल वॉल्यूम है A इंटू एल, तो टोटल वॉल्यूम में कितने वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने कहा n इंटू A इंटू एल। तो कभी भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप कैपिटल N इज इक्वल टू NaL रख सकते हो, जहां पे n होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, मैं आपको बता देता हूं, यहां के लिख दो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो पा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नाउ अभी देखिए, फॉर ए स्टेडी करंट कैपिटल I इन दिस कंडक्टिंग रॉड वी मे अज्यूम दैट ईच मोबाइल कैरियर हैज एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स, देखो सिंपल सी बात है, हम सभी समझते हैं कि इसमें जो एक्सप्रेशन करा जा रहा है कि यदि हमारे पास एक करंट कैरिंग रॉड है तो उस पर कितना क्या फोर्स लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में देखो बहुत सिंपल सी बात दी है कि जो फोर्स है, फोर्स होता है, जैसे मान के चलो किसी चार्ज कैरियर पर जो फोर्स है वो कितना होता है, Q V क्रॉस B। ठीक है, हमने देखा कि जो करंट है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं तो VD लिख दिया। इसमें अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता तो सिंपल Q चलता, लेकिन इसमें अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में NLA का इंटू कर दिया, तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम जो है करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्होंने जो एक्सप्रेशन कर दिया IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हालांकि मैंने इस पर जो प्रॉपर डिटेल में डेरिवेशन करा हुआ है, करवाया है आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहीं पर अब ये देखो, ये वीडियो मेरी थोड़ी सी प्ले हो रही है तो ये ऐड आ गया अभी, जैसे आप स्किप कर देते हो हम भी स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट डेरिवेशन यहीं कहीं कराया होगा बढ़िया से। मैंने कोई भी पॉइंट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा था मैंने सारे पॉइंट्स कवर कराए, न्यूमेरिकल्स कराए, तो आप इसको आराम से समझें, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा डेरिवेशन इसका। ठीक है, देख लेना, इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ये देखो, ये डेरिवेशन है जो कि हमने पूरा करा है, जो आप यहां देख रहे हो। अब इसमें क्या है, एक एक स्टेप कैसे कैसे हुआ है ये मैंने आपको सब कुछ कराया, सब कुछ कराया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये पूरा बढ़िया से डेरिवेशन देखना है, या आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, जो एग्जांपल्स हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं वन शॉट में क्लियर करा देता हूं। तो इसलिए आप कहते हैं सर एग्जांपल्स करा दो, मैं सारी चीजें आपको वन शॉट में लेकर के चलता हूं। ठीक, तो इस बुक का जो मेन पर्पस है एनसीईआरटी रीडिंग का, कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अंदर की चीजें हैं, वो इसमें करा पाऊं। देखो, तो आपने जो पढ़ा वो ये है, यहां पर हम ये निकाल सकते हैं कि किसी रॉड पर, करंट कैरिंग रॉड पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज ILB साइन थीटा। यहां पर जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, कौन सी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अपन आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये देखो कि करंट खुद का है, लेंथ खुद की है, बस मैग्नेटिक फील्ड किसी और की है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक ये रॉड है जिसका नाम है A, तो अगर A पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन A, तो करंट भी A का होगा, लेंथ भी A की होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोई और होगी, हमेशा याद रखिए। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब फोर्स लगता है तो कितना होता है, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। और यहाँ पे जो फोर्स जो थीटा जो है ये एंगल है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम समझते हैं, IL वेक्टर का मतलब है जो करंट की डायरेक्शन है वही IL वेक्टर की डायरेक्शन होती है। IL वेक्टर का मतलब है कि आप इसको लेंथ एलिमेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेंथ एलिमेंट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि 200 ग्राम की रॉड है, क्या है, एक 200 ग्राम की रॉड है, और इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, करंट है 2 एम्पियर, सब दे दिया, I दे दिया, L दे दिया, M दे दिया। ठीक, कह रहा है कि ये इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, ये बिल्कुल बीच हवा में ये सस्पेंडेड है। ठीक, बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो है इसका जो खुद का वेट है ये नीचे लगेगा, ये इसको गिराने की कोशिश करेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे ऊपर की साइड फोर्स लगाए। अब सोचना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड कैसे फोर्स लगा सकती है। तो हमने कहा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन इस साइड मान लेते हैं, करंट की डायरेक्शन अगर हम इस साइड मान लेते तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आराम से निकाल लेते हैं, तो बीच वाली फिंगर करंट को बताएगी। ठीक, तो अगर करंट मैंने इस साइड माना, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर बताती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस साइड मान लूं इनवर्ड, तो थंब कहां जाएगा मेरा, ऊपर। तो मुझे ऐसे ही सेट करना होती है फिंगर को कि थंब ऊपर की साइड आए, बस सिंपल सी बात है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, करंट इस साइड, थंब ऊपर की साइड। क्लियर है, तो बस थंब ऊपर की साइड आएगा तभी तो आप ये बोलेंगे, कि भाई ये चीज बैलेंस हो सकती है। तो आप भी सोचो कि मैग्नेटिक फोर्स और ये जो इसका mg फोर्स है, जब ये एक दूसरे के इक्वल
एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो यहाँ से जो है ये बैलेंस हो जाएगी और जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी यहाँ से, जैसे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए, वो हमें मिल जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह कहाँ होनी चाहिए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से सारी चीजें हो जाती हैं। क्लियर है। आईएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन को ही आईएल वेक्टर की डायरेक्शन कहा जाता है, क्योंकि करंट के ऊपर हम वेक्टर साइन नहीं लगा सकते, तो लेंथ को हम डायरेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं और डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस, तो क्या दिया जा रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वाई एक्सिस कहाँ है, ये इन्होंने वाई एक्सिस अंदर मानी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब ऐसे मान के चलो कि वाई एक्सिस अंदर है, इस तरीके से ऐसे इस बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वाई एक्सिस भी बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। आगे क्या दिया जा रहा है, एंड द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल इस साइड जा रहा है, ठीक। विच वे वुड लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे देखो पॉजिटिव चार्ज वो ऊपर लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे नीचे लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर वाई एक्सिस अंदर दिखाई है तो अंदर मान लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक। ये कहां है भाई, चार्ज पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, जा रहा है ना, ठीक है। तो थंब कहां जा रहा है, थंब जा रहा है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड जा रहा है, तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर की साइड और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की साइड। तो आप ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सारी चीजें ये हो जाती हैं, तो आप इस चीज को देख भी सकते हैं। बी क्रॉस बी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहाँ लगा, नीचे की साइड, मतलब नेगेटिव जेड में आपने कंसीडर कर लिया और इस पे पॉजिटिव जेड में, क्योंकि अंदर की अंदर बाहर हो गई वाई एक्सिस, लेफ्ट राइट हो गई जेड एक्सिस, तो ऊपर सॉरी एक्स एक्सिस, तो ऊपर नीचे क्या बचा, जेड एक्सिस, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पेज नंबर 111 था ये। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 112 पे, और नेक्स्ट हेडिंग जो हमें मिल जाती है दैट इज 4.3, ठीक है। तो हेडिंग जो है इसमें मोशन इन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से मोशन करता है वो हमें अभी समझना है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको जो जो बता रहा हूं उस पर बस आप ध्यान दें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, वी विल नाउ कंसीडर इन ग्रेटर डिटेल द मोशन ऑफ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कह रहा है कि अब हम ये समझेंगे कि चार्ज मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से उसका मोशन होता है, ठीक है। मतलब कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसका मोशन कैसे होगा। क्लियर। जैसा कि हमने पढ़ा था मैकेनिक्स क्लास 11 चैप्टर 6 में कि जब कोई फोर्स किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है, फोर्स ऑन पार्टिकल डज वर्क इफ द फोर्स हैज कंपोनेंट अलोंग और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि पार्टिकल, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक बॉडी है और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है ये अलोंग द वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, मतलब ये अलोंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। मान के चलो ये जो पार्टिकल या जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में ही मोशन करती है, तो हमने सबने पढ़ा है कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब मान के चलो कि यदि जो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, देखो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि सेम डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला तो ये यहाँ पे जो बनेगा एफ डी एस कॉस 0 बनेगा या कॉस 180 बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉस 180 बनेगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हमें मिलेगा। लेकिन जरा सोचो कि यदि फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन जाए 90 डिग्री, दैट मींस परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप cos 90 पुट करोगे, cos 90 पुट करोगे तो वर्क कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा याद रखो कि इन केस ऑफ चार्ज, यदि हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही हो रहा है, वहां पे फोर्स चार्ज की बात भी कर रहे हैं तो भी ऐसे ही हो रहा है कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में या फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा, वर्क विल बी 0 देयर। क्लियर है। लेकिन यदि कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, तभी हम वर्क वहां पे कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है। अच्छा देखो आप समझिए जरा, यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है, लेकिन चलो हम अभी आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और अगर जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं माना जाएगा, ना ही किसी प्रकार की वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आएगा। क्लियर है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में जरूर चेंज आएगा। चलो मैं अब आपको इस सारी बातों को यहाँ पे बता देता हूँ, समझना, टेंशन मत लेना, सब चीज आपको क्लियर करा देता हूँ। एक एक बात जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
मान के चलो कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज जो है इस तरीके से इस ऐसे एंटर करा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, और ये चार्ज इस तरीके से ऊपर गया। ठीक, अब ये चार्ज ऊपर गया है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये इसकी वेलोसिटी हो गई, पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी ऊपर, ये मैंने ऊपर वाली फिंगर दिखा दी। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो मैंने अंदर दिखा दिया। फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट में, तो ये दिखा गया लेफ्ट में लग रहा है। क्लियर है? टेक नाउ, तो यहाँ पे फोर्स से लगा। अब ये चार्ज जा तो ऊपर रहा था, लेकिन फोर्स क्योंकि अंदर की साइड लगा ना, तो ये चार्ज पहुंच गया इस डायरेक्शन में यहाँ पे। तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे इस तरीके दिखा दी। ठीक, ये फोर्स अब कहाँ लगेगा? नीचे की साइड, तो ये इस पे फोर्स लगा नीचे की साइड। इसी तरीके जा तो ये ऊपर रहा था, लेकिन ये अब ऐसे पहुंच गया इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से फोर्स ऐसे लगा। ठीक, ये फोर्स लग गया। ऐसे ही फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे लगेगा ऊपर की साइड। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो फोर्स है ये वेलोसिटी के कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसे है? ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो आप ये देखेंगे कि जो वर्क होगा ये भी कैसा हो जाएगा? जीरो ही कंसीडर करना पड़ेगा हमें, है ना? तो वर्क कैसा हुआ? जीरो हो गया। तो आप समझिए यहाँ पे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि क्योंकि वर्क जीरो है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसने वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदली, बस डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, यहां पर क्या हो रहा है कि जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। टेक नोटिस दैट दिस इज अनलाइक द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा जा रहा है कि ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को फोर्स लगाती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, दैट मीन उसकी वेलोसिटी बदलती है, तो मोमेंटम में भी चेंज होता है। क्लियर? आगे ये जो बात अभी मैंने आपको बताई यहां पर वही सारी चीजें कही जाएंगी कि यदि यहां पर समझिए कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहां पर जो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, ये कैसे एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स तो है, ये मैग्नेटिक फोर्स तो है जो कहां इसको खींच रहा है? सेंटर की साइड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा है? यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये लिखा है QVB इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये होता है mv²/r, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है हमारे पास, ये देखो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया? QVB के बराबर। तो यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाए। QVB क्या है? QVB sin थीटा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर उसको 90 डिग्री रखा गया। क्लियर है? नाउ अभी ध्यान देना जरा, इसमें थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर क्या दिया जा रहा है, यहां पर देखो, The particle will describe a circle if V and B are perpendicular to each other। यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन इफ वेलोसिटी एज कंपोनेंट अलोंग बी, यदि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, मतलब उसकी डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो इस पैरेलल कंपोनेंट, हमेशा याद रखो मैग्नेटिक फील्ड कभी पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगाती, परपेंडिकुलर के कारण चार्ज को घुमा देती है। तो भाई इस कंपोनेंट पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो यहां पर देखो ये जो इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल आगे बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण यहां पर सर्कुलर मोशन होगा। तो यहां पर सर्कुलर मोशन भी होगा और कंपोनेंट आगे भी बढ़ेगा। तो ये जो मोशन होगा इस बार वो कैसा होगा? हेलिकल मोशन। कैसा मोशन होगा? हेलिकल मोशन। तो क्वेश्चन आ सकता है, if velocity of particle is along the, ये ऐसे बोल सकते हैं हम, if a component of velocity of particle is along the field then motion of charge in magnetic field will be, ऑप्शन दे दिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक, हेलिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने ध्यान नहीं करा, कंपोनेंट की बात कर रहा है और आपने कहा अलोंग द मोशन, अलोंग द फील्ड मोशन हो रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए कि स्ट्रेट लाइन में ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी जो है अलोंग द फील्ड है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन उसने बोला है कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कॉम्पोनेंट का मतलब है यदि वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट है तो दो में से एक पर फोर्स नहीं लगेगा और एक पे लगेगा। चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि हेलिकल मोशन कैसे होगा। क्लियर है?
फिर हम इसकी कुछ बातें करेंगे जरूरी बात। तो देखो, अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये मेरे पास मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो वेलोसिटी है अगर परपेंडिकुलर इस तरह से एंटर कर रही है परपेंडिकुलर, तो चार्ज का मोशन सर्कुलर होगा। सीधे जा रही है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा। तो अभी देखिए, तो अगर कोई कंपोनेंट, कोई पार्टिकल ऐसे एंटर करता है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जो कि होगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो भाई एक्चुअल में ये पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और परपेंडिकुलर इसको सर्कुलर मोशन कराएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके का, क्योंकि इसके कारण पैरेलल मोशन हुआ और इसके कारण ये आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई। अब दो पॉइंट्स के बीच की, जैसे आप यहां पे समझे, दो हीलिक्स के बीच की, इसको अपन हेलिकल मोशन बोला और ये हीलिक्स हैं, तो दो हीलिक्स के बीच के डिस्टेंस को बोला पिच। क्या बोला? पिच। तो ये बताओ, पिच का मतलब है ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? वी साइन थीटा के वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा। पिच का एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, तो v cos थीटा इंटू टाइम लगाएंगे हम। क्लियर है? टाइम कैसे निकालते हैं? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस का एक साइकिल पूरी करने में जो टाइम लग रहा है 2πr, स्पीड क्या है? v। तो साइकिल पूरी किससे हो रही है? v sin थीटा से हो रही है। कौन सी वेलोसिटी? v sin थीटा। तो इस तरीके से अपन लेते हैं। देखो जरा अभी बताता हूं आपको। क्लियर है? तो देखिए, तो ये लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है आपको। क्लियर है? देखो, तो यहां पर हमने क्या निकाल ली? यहां पर हमने निकाली रेडियस। रेडियस कैसे निकाली? mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है qvv के, तो यहां से हमने रेडियस निकाल ली। और उसके बाद क्या है कि भाई देखो, आपने अगर टाइम पीरियड वगैरह निकालना है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/ω। क्लियर है? तो अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप यहां से जो है निकाल सकते हैं। क्लियर? बाकी सारी चीजें यहां पर आपको सब, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिच कैसे निकालोगे, तो पिच का मतलब है वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट आपने ले लिया, कौन सा? v cos थीटा। टाइम का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, ये ले लिया, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाएंगे। आप इसमें एज इट इज फॉर्मूला पुट करेंगे, r इज इक्वल टू mv/qb। रेडियस पूछी गई ये आप बता देंगे, एनर्जी पूछी गई तो आप बता दोगे हाफ mv²। क्लियर है? तो ये इस पर बेस्ड को जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, बायो-सैवर्ट लॉ की बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ जो है आप सभी समझते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे आप, क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? करीब 1 घंटे की वीडियो अगर हो गई होगी तो आपको इतना क्लियर हुआ जितना आपको पढ़ाया जा रहा है? क्लियर है? क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे कॉमेंट करके तभी मैं मानूंगा कि ये जो वीडियो बनाना है हमारा ये सार्थक हो पाया। क्लियर है ना? चलिए, तो अभी हम आगे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बायो-सैवर्ट लॉ। क्लियर? तो आप यहाँ पे समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट होता है, देखो एक्चुअल में क्या है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, बहुत बड़ा हो सकता है। क्लियर? तो अब पूरे कंडक्टर के कारण क्या होता है ना कि हम एक बार में मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस वगैरह होती है वो अलग अलग होती है। अगर कोई भी फॉर्मूला अगर हम लेके चलें तो उसमें अगर अलग अलग डिस्टेंस है तो फॉर्मूले में तो भाई एक ही वैल्यू है जहां पे हम डिस्टेंस वगैरह पुट कर सकते हैं, आर। इतनी सारी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? है ना? हमने कहा अगर यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, तो आर की तो एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करें? तो इसलिए हम एक बार में पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाते, तो हम एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, छोटी सी लेंथ कंसीडर करते हैं। ठीक, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो छोटी सी लेंथ dl, करंट फ्लो हो रहा है इसमें तो हमने कह दिया idl, और ये idl क्या है? ये idl या dl ही है करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट को हमने देखो डार्क से लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर साइन लगाया जाता है और इसकी डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में। तो बायो-सैवर्ट लॉ का जो यूज होता है ये होता है करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको कैलकुलेट करना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स दैट वी नो आर ड्यू टू करंट और मूविंग चार्जेस। जितनी भी हम मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं, देखते हैं, वो करंट या मूविंग चार्जेस के कारण ही है। ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक moments of particle, here we shall study the relation between current and magnetic field it produces।
ठीक है। तो ड्यू टू इंट्रांसिक मैग्नेटिक, देखो हर एक पार्टिकल में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो उनके एटम के रिवॉल्यूम, एटम में जो चार्जेस घूमते हैं उसके कारण से होता है। क्लियर है। नाउ आप समझेंगे अभी, वी शैल स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। तो अभी हम ये समझेंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या रिलेशन है। क्लियर। तो बायो-सावर्ट लॉ हमें बताता है, इट इज गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ, और ये जो रिलेशन है कि कितना करंट फ्लो होने से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हमें बायो-सावर्ट लॉ बताता है। तो इस फिगर में, फिगर 4.7 में क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का, फिक्स लेंथ का कंडक्टर है XY, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। माना कि एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, मतलब हम एक बहुत छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं DL। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इसके कारण उसको बोलेंगे DB। छोटा लेंथ एलिमेंट ले लिया तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे। क्लियर है। नाउ तो हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉइंट P पे निकालनी है, ठीक, जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट R पर है, R दूरी पर है। क्लियर। और यहां पर हमने जो एंगल बताया, ये आइडियल वेक्टर, यहाँ पे हमने क्या करा, आइडियल वेक्टर और ये R के बीच में जो एंगल बताया, ये एंगल हो गया थीटा। ये जो R है इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। तो बायो-सावर्ट लॉ से बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये हम समझते हैं कितनी बनती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही है, जैसे कि DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। DB जो है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो आइडियल पे डिपेंड कर, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने लेंथ एलिमेंट का साइज क्या लिया है, और साइन थीटा पे डिपेंड करती है। साइन थीटा पे क्यों डिपेंड करती है कि जैसे कि जो एंगल होता है, जैसे ये 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक पहुंचता है ना, इसी प्रकार से तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है आइडियल और R वेक्टर के बीच में 90 डिग्री पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है। तो हमने भी देखा 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल रखा। बाकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आइडियल साइन थीटा बाय R² हमने लिखा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 2 के स्क्वायर टाइम्स, मतलब 4 गुना कम हो जाती है। क्लियर। नाउ अभी समझना, जरा चीजों को बढ़िया से क्लियर करेंगे। अब जब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, जो कि कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, तो हमेशा देखो साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच में। लेकिन ऊपर तो R दिया ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर R का इंटू कर लेते हैं। ऊपर हमने R का इंटू कर लिया, तो हमने एक R का ऊपर इंटू कर दिया और एक R का नीचे इंटू कर दिया, तो ये बन गया R³। ये बन गया R³। तो हमने क्या लिखा, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है μ0/4π। μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई मीडियम के खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने देता है। तो ये बना आइडियल R sin थीटा अपॉन R³। अब देखो आइडियल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा हटेगा और बीच में क्रॉस आ जाएगा और नीचे R³ लिख चुका है, तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है ना। अभी यहां पर एक चीज याद रखिए कि जो DL क्रॉस R है इसको हम राइट हैंड रूल से भी बता देते हैं। वही बात है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो राइट हैंड रूल से हम बता देते हैं। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी पाम को रखो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड फिंगर्स को घुमा दो, जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर है। तो ये हम यहां पर बता सकते हैं। ठीक। अब देखिए जरा यहां पर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ रहा है μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। अगर μ0/4π की वैल्यू निकालनी, कैसे निकाली, DB को हमने यहां पुट करा तो टेस्ला है, R² ऊपर चला गया तो मीटर है, I नीचे आ गया तो एम्पियर है, DL नीचे आ गया तो मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स ये बचेगी यूनिट। क्लियर है। तो आपको ध्यान देना है। ठीक। चलिए, तो यहां पर हमने क्या बताया, वी कॉल μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ बायो-सावर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस इन द कूलाम्स लॉ। देखो बायो-सावर्ट लॉ और कूलाम लॉ में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिससिमिलरिटी है, ये हमें समझनी है। पहले देखो आप ये समझ लें यहाँ पे कि जैसे बायो-सावर्ट लॉ के बारे में कहा जा रहा है, जैसे दोनों के बारे में कि दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। ठीक है, मतलब जहां ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तो चलती चली जाती है ना, तो दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, दोनों ही डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और दोनों ही
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करा जा सकता है। पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस करी जाती है जो कि चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस करी जाती है जो कि आइडियल है। आइडियल वेक्टर यहाँ पे लगाया जा रहा है। देखो वैसे तो आपको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्केलर सोर्स से ही प्रोड्यूस करी जाती है जिसको हम करंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस 4th चैप्टर में हम इसको बोलते हैं आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर करा है। क्लियर है? ठीक ना, आगे देखिए जरा, क्योंकि देखो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसको आइडियल वेक्टर कंसीडर करा है, मतलब करंट एलिमेंट को वेक्टर मान के चले, अदरवाइज करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक ना, आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर। देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे जिस डायरेक्शन में चार्ज आगे बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि जिस डायरेक्शन में चार्ज आगे बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये डिसिमिलैरिटी हो गई कुछ, ठीक है ना। अभी देखिए, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंसी इन बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ में एंगल डिपेंडेंसी होती है, जबकि मतलब साइन थीटा हमने कहा, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करें तो वहां पे मतलब कूलम फोर्स की बात करें तो वहां पे कोई भी एंगल डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर? कोई भी एंगल पे चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखें आप कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो हम इंटू करते हैं, जैसे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का इंटू अगर हम करते हैं तो ये कितना निकल के आता है, 1/c² के बराबर। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जब हम इंटू करते हैं तो ये आता है 1/c² के बराबर। ठीक, तो अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए होती है ना, जैसे अगर मैं c² लिखूं तो यहाँ लिखूंगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो √1 यह आ जाएगा 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है c की वैल्यू है। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस द कनेक्शन इन फर्दर चैप्टर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम आने वाले चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। क्लियर है? और एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का जो प्रोडक्ट है ये फिक्स है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नाउ देखिए जरा, ये कि हमें एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि बायो-सावर्ट लॉ पर बेस्ड होगा, जिसमें सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करने होंगे। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखें जरा, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है कि हमारे पास, ऑल्दो मैंने ये एग्जाम्पल अपने वन शॉट में कराया है तो आपने देखा भी होगा इसको, अगर काफी सिंपल है तो शायद नहीं भी कराया हो सकता, वैसे तो मुझे ध्यान है। डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप। कह रहा है कि जो करंट एलिमेंट है या लेंथ एलिमेंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई कैप डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर? ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। ठीक, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो कह रहा है कि भाई वाई एक्सिस पे कितनी जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो पहली चीज, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जो कि यहाँ पे पॉइंट से दिखाई है। डिस्टेंस ये है, तो एंगल यहाँ पे बस 90 डिग्री होगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है। बाकी तो फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पर देखें तो सब निकल के आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है, बाकी सब आपने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी तो सब निकल के आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी ली है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जे कैप में जा रही है ना। तो सॉरी, फोर्स की अगर हम बात करें तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अगर कोई वहां चार्ज रखा है तो यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक, अब ये इनके लिए हमने अलग अलग से डेरिवेशन करे हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बनने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पर समझें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होती। ठीक, यहाँ पे एंगल बनाएंगे आप फाई, कितना एंगल बना दिया आपने, फाई। लेट्स से डिस्टेंस एक्स, इसकी रेडियस हो गई ए, ये डिस्टेंस हो गई आर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो कॉम्पोनेंट आते हैं, एक ये कॉम्पोनेंट आएगा, ये फाई एंगल बनेगा, तो ये कॉम्पोनेंट हो गया डी बी कॉस फाई, ये कॉम्पोनेंट हो गया डी बी साइन फाई,
ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसी तरीके से इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट सेंटर होगा, मतलब ऑपोजिट जो पॉइंट होगा डायमेट्रिकली, ये भी इसके भी कंपोनेंट होंगे db sin phi db sin phi। तो आप ये देखेंगे कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला ये क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है, फाइनल जो फॉर्मूला आएगा इसका पूरा डेरिवेशन हमने करा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट है, चलो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर दिया होगा, देखो ये निकल के आ रहा है। देखो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर। ठीक, यहां पर जो R है ये किसको लिया गया है, डिस्टेंस को, रेडियस को लिया होगा, 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। देखो मैं सिंपल सी बात, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं याद कर सकता कि कहाँ पे x है कहाँ पे r है, तो बस मैं इतना याद रखता हूँ म्यू नॉट NI A स्क्वायर। अगर आपने मेरे साथ डेरिवेशन करा होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये रेडियस का स्क्वायर है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है। क्लियर है। तो मान के चलो कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r, क्या है रेडियस r, ये x डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट यहाँ पर हुए, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, नीचे वाले के भी दो कंपोनेंट हुए, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है BXI कैप। क्लियर, तो आप इसको, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक ना, याद रखेंगे इसको। चलिए, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर समझे कि यदि हमारे पास कोई भी सर्कल है, इस तरीके से ये हमारे पास कोई भी सर्कल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमेशा याद रखो कि अगर मुझे पता करना, देखो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो। ठीक है, और थंब जहां जा रहा है ऊपर की साइड, ये होगा नॉर्थ पोल, नीचे की साइड होगा साउथ पोल। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, यहां से अंदर जाएंगी, और यही जो फंडामेंटल है यह आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। क्लियर है, तो ये आप इसको याद रखेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। राइट हैंड थंब रूल से हम इसको निकाल लेते हैं। बाकी देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। क्लियर है नाउ, इसमें सिंपल सी, अच्छा एक और चीज समझ लो यहाँ पे क्योंकि शायद अलग से डेरिवेशन नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ध्यान दो जरा, जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ये देखिए ये फॉर्मूला निकाला। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एज ए स्पेशल केस ऑफ एबव रिजल्ट वी मे ऑब्टेन द फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। जैसे मान के चलो अभी हमने क्या करा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसकी एक्सिस पे निकाला था, अब हम इसके सेंटर पे निकालेंगे, तो सेंटर पे निकाले, अभी हम डिस्टेंस ले रहे थे ये x, ठीक, अब मान, और इसकी रेडियस थी r। अब मान के चलो ऐसा है कि यदि जो, अगर हम इसके सेंटर पे, एग्जैक्ट इसके सेंटर पे आ गए तो x की वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी और r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम x को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, म्यू नॉट I, ये नीचे 2 लिखा है और ये लिखा है R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटर पे जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R, और इसके लिए हमने अलग से डेरिवेशन भी करा था, और ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये हमारे पास डिस्टेंस है x और ये इसकी रेडियस हो गई r। अगर हमें इसके सेंटर पे ही जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो x है, ये x, ये अगर यहाँ निकालनी है तो x कम हो गया, यहाँ निकालनी है x कम हो गया, यहाँ निकालनी है x और कम, तो अगर x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई r से तो हम x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वही हमने किया, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी सेंटर पे निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। अगर कई सारी कॉइल्स हैं, मतलब कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो मान के चलो कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक लूप हो गया, अब मान के चलो कि मुझे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, लेट्स से इस पॉइंट पे, तो इसकी रेडियस अगर मुझे पता है तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R से मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर दिया भी क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसको बेंड करा है सेमी सर्कल आर्क के फॉर्म में। ठीक, एज शोन इन फिगर, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट
इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम द सर्कुलर लूप। देखो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है ये होती है आपकी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक, सेमी सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसकी आधी हो जाएगी। क्लियर है नाउ? अच्छा ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर हम इसके सेंटर की बात करें, सेंटर की जो पूछा है कि सेंटर पे, जैसे आप और देख लें क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अलग अलग सेगमेंट। ठीक है, तो सेंटर पे अगर हम बात कर रहे हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? कुछ नहीं होगा ना। सेंटर पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कुछ नहीं, बस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम इसको अलग से निकाल सकते हैं। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r करेंगे, आधे का 2 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो 4.7 एज इट इज जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम्पियर सर्किटल लॉ की हम बात करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में जो है दैट इज अपनी 4.6 हेडिंग है। अब आपको उसमें देखना है कि इसमें लिखा हुआ है there is an alternating and appealing way in which बायो-सैवर्ट लॉ में बी एक्सप्रेस। देखो सिंपल सी बात है कि बायो-सैवर्ट लॉ का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, और एम्पियर सर्किटल लॉ इसी बायो-सैवर्ट लॉ का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब हम इससे भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे की लाइंस में बताया गया है कि आप किस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो इन लाइंस को मैंने अंडरलाइन करा है, तो आप इसमें देखिए कि इसमें कहा जा रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर्स एन ओपन सरफेस विद ए बाउंड्री। मान के चलो कि आपके पास ये एक सरफेस है और ये एक ओपन सरफेस है और ये क्या है? ये बाउंड्री है। क्लियर? नाउ we consider the boundary to be made up of number of small line elements। ठीक है, हमने माना कि ये जो बाउंड्री है ये कई सारे लाइन एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। क्लियर? नाउ कंसीडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, मतलब आपने इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर कर लिया। टेक वी टेक द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एलिमेंट। तो हमने क्या करा कि भाई इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंसीडर कर लिया। आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो कि जैसे गॉस थ्योरम होती थी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पर क्या करते हैं, उस पॉइंट पर हम एक गॉसियन सरफेस वहां से पास होती हुई बनाते हैं। गॉसियन सरफेस चारों ओर से पैक होती है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से मैं एक इसको कवर करती हुई गॉसियन एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, एक सरफेस बनाऊंगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये चारों ओर से खुली होगी। ठीक है, बस यहाँ से पैक है तो एक लूप के फॉर्म में हो जाती है। हमने माना कि ये जो लूप है इसका छोटा सा एलिमेंट हो गया dl। कौन सा हो गया? dl। ठीक है, अब इसी जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि देखो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो हमने कहा कि भाई इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया। तो वही कह रहा है कि आप एक टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और आगे क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाई इट बाय, और किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें विद dl। तो आप यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, मतलब जो ये आपने जो एम्पीरियल लूप कंसीडर करा, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज b वेक्टर, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने देखा ये हो गया b वेक्टर। ठीक, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl वेक्टर। तो इस तरह से बहुत सारे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये जो सभी का इंटीग्रेशन अगर हम करें, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये निकल के आता है म्यू नॉट आई के बराबर। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई जो है, आई का मतलब है इस लूप से कितना नेट करंट पास हो रहा है। जैसे मान के चलो कि करंट कुछ ऊपर जा रहा होगा, कुछ करंट नीचे जा रहा होगा, तो नेट करंट हम कंसीडर करेंगे। जैसे 10 एम्पियर ऊपर 6 एम्पियर नीचे, तो मान के चल मतलब दो अलग अलग वायर में, तो 10 एम्पियर ऊपर 6 एम्पियर नीचे, तो ऊपर 4 एम्पियर का नेट करंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो और उसी को म्यू नॉट आई में यहाँ पर हम पुट करेंगे। क्लियर? ना इसके बाद कुछ चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस ए मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ proofs is sufficient. We shall assume that in such case it is possible to choose a loop called Amperian loop such that at each point of loop B is tangential, B is normal to the loop, B vanishes। देखो सिंपल सी बात है, उसने कहा है मतलब यहाँ पर कहा है कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करें, आप एक लूप को, एक क्लोज लूप कंसीडर करें। एम्पीरियन जो हमने बोला ना कि जैसे मान के चलो कि आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए होती है, तो आपने क्या करा कि भाई अलग अलग शेप की गॉसियन सरफेस ले सकते हैं।
है ना। इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां पे सबसे सिंपल काम क्या करें, आप एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें? एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। सो दैट भाई हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको टेंजेंशियल मिल जाएगी, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगी। हाँ, मतलब कह रहा है कि या तो ऐसा होगा कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको टेंजेंशियल मिलेगी, या ऐसा होगा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्मल मिलेगी, या ऐसा होगा कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही नहीं। तो आप इस तरीके से इसको मतलब एम्पिरिकल लूप जो सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो एकदम आसान है। क्लियर? आगे दिया जा रहा है कि नाउ लेट एल बी द, अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि जैसे आपने बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लिखा था यहाँ पे, या बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। तो बस वही चीज कह रहा है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप इनको जैसे सॉल्व करते हैं तो बी एम्पिरिकल लूप है, ठीक, सर्कुलर फॉर्म में, तो एल की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 पाई आर, म्यू नॉट आई की जगह म्यू नॉट आई पुट करा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? ठीक। नाउ इसके बाद अब वो छोटी छोटी बातें कह रहा है, द अबव रिजल्ट फॉर द इनफाइनाइट वायर, मतलब कह रहा है कि ये जो रिजल्ट आपने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड का ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए है। इट इंप्लाइज दैट फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सेम इन मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वो कह रहा है मतलब अगर आप एक सर्कुलर पॉइंट पे देख रहे हैं तो आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आप भी देखेंगे। अच्छा, तो इसी को आपने क्या बोला, इसी को आपने बोला सिलिंड्रिकल सिमेट्री। जैसे आपने यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ देखा मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ देखा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसी सिमेट्री है, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। क्लियर है? नाउ द फील्ड दैट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन 3 कोऑर्डिनेट डिपेंड ओनली ऑन 1 आर whenever there is symmetry the solution simplify। देखो तो क्या कह रहा है कि भाई जो फील्ड जो 3 डायमेंशनल है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट r पर डिपेंड अभी यहाँ पे कर रही है। क्लियर? नाउ आगे क्या कह रहा है, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल। अगर आप इस सर्कल पे कहीं भी फील्ड की डायरेक्शन देखो तो कैसी मिलेगी आपको, टेंजेंशियल मिलेगी, ठीक। और देख रहे हो जरा, दस द लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में सभी लाइंस होती हैं। आगे इसमें क्या दिया जा रहा है, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन थ्रू द वायर इज इनफाइनाइट द फील्ड ड्यू टू इट एट नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, टेंड्स टू ब्लो अप ओनली व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात उसने बोली है कि अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट इज, अलग ये मतलब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, दो द वायर इज इनफाइनाइट, कह रहा है कि भले ही वायर इनफाइनाइट हो, द फील्ड ड्यू टू इट एट नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट फाइनाइट। भले ही वायर जो है कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ वाला हो, लेकिन एक नॉन जीरो डिस्टेंस पर इसकी जो फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है। भले ही वायर इनफाइनाइट डिस्टेंस का हो लेकिन उसकी जो फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। आप इसके ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो वो दिया है कि ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में कुछ चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। आगे क्या लिखा जा रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट new in content from Biot-Savart law, both relate the magnetic field and current, both express the same physical consequences of steady electrical current। देखो सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि बायो-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिक जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये अलग अलग नहीं है, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, दोनों की सिग्निफिकेंस है वो सेम है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज टू बायो-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ इज टू कूलम्ब्स लॉ। समझ गए क्या बोला उसने कि जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट लॉ एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, वैसे ही गॉस लॉ और कूलम्ब लॉ भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर? बोथ एम्पियर्स एंड गॉस लॉ रिलेट ए फिजिकल क्वांटिटी ऑन पेरिफेरी और बाउंड्री, ठीक है, टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली सोर्स इन द इंटीरियर। We also note that ampere circuital law holds for steady current which do not fluctuate with time. Now for example we will help us understand, देखो सिंपल सी बात उसने क्या बोली है कि जैसे आप ये देखें जो गॉस लॉ है और एम्पियर सर्किटल लॉ ये दोनों भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि
गॉस लॉ में जो सोर्स होता है वो इसके इंटीरियर में होता है, इसी प्रकार से एम्पेयर सर्किटल लॉ में भी जो सोर्स होता है वो इसके इंटीरियर में होता है। क्लियर है? ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमने आपको क्लास में वन शॉट वीडियोस में कराया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आपको वन शॉट जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से आपको देखनी भी चाहिए। क्लियर है? नाउ अभी हम आ जाते हैं सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो हम सभी समझते हैं कि सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या है। देखिए जरा, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको, वी शैल डिस्कस ए लॉन्ग सोलेनॉइड। बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस। देखो सिंपल सी बात है, सोलेनॉइड आप सभी समझते हैं कि ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स, मतलब बड़ा सा वायर होगा जो कि इस तरह से हीलिक्स के फॉर्म में कनेक्टेड होगा। ठीक है, बंधा हुआ होगा। ठीक, आगे क्या दिया जा रहा है, ये सभी जो है एकदम क्लोजली बाउंड होते हैं। सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज सर्कुलर लूप। तो सभी टर्न को हम देखो, क्योंकि ये हीलिक्स जो है इतने पास पास में होते हैं कि हम सभी टर्न्स को कैसा मान सकते हैं, हम सभी टर्न्स को सर्कुलर लूप ही कंसीडर कर सकते हैं। आगे क्या दिया जा रहा है इसमें, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सभी टर्न्स का सम है, जैसे एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड प्लस तीसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी टर्न्स का सम होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ठीक, नाउ आगे क्या दिया जा रहा है, फिगर 4.15, इसमें लिखा है कि 4.15 का ये जो सोलेनॉइड आप देख रहे हैं ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, magnetic field lines for a finite solenoid we show a section of this solenoid in an enlarged manner। ठीक है, ये तो सिर्फ बताया कि फिगर के बारे में बताया जा रहा है, और यहां पर हमें बताया जा रहा है, यहां पर हमें आगे बताया जा रहा है कि सोलेनॉइड इज मेड लॉन्गर, इट अपीयर्स लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल शीट। कह रहा है कि जब सोलेनॉइड को बड़ा करते हैं तो, या कहें कि सोलेनॉइड को जो अपन बड़ा बनाते हैं तो ये एक सिलेंड्रिकल मेटल शीट के फॉर्म में नजर आती है। और इसको हम 4.16 अभी इमेज देखेंगे तो उसमें ये बता दी जाएगी आपको। सोलेनॉइड की आउटसाइड जो फील्ड है ये बहुत वीक होती है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये जो आउटसाइड जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है जीरो कंसीडर करी जाती है। ठीक, आगे we shall assume that field outside is zero, the field inside becomes everywhere parallel to the axis। क्योंकि देखो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको जीरो कंसीडर करा जाता है, इस जो इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फैल सकती हैं और अंदर सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो जाती हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इस कारण से कहा जाता है कि इसकी एक्सिस के पैरेलल होती हैं सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड जो होता है दैट इज म्यू नॉट NI, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? नाउ आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर आपको मिल रहा है न्यूमेरिकल। ठीक, तो न्यूमेरिकल में सिंपल आपको क्वेश्चन मिल गया और उसमें B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI लगा के आपको ये कर देना है। N क्या है, N होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो ये हमें यहां पर समझना होता है। चलिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, मतलब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में हमें बताना है कि कितना फोर्स लगता है, कैसे लगता है, और यहां पर लिखा है द एम्पियर, मतलब यहीं से हम 1 एम्पियर कितना होता है ये भी डिफाइन करते हैं। क्लियर? नाउ तो यहां पर देखिए जरा क्या दिया जा रहा है, वी हैव लर्न्ड दैट देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग करंट व्हिच ओबेज द बायो-सावर्ट लॉ। हमने पढ़ा है कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसको जो है, अच्छा देखिए, वी हैव लर्न्ड दैट देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच ओबेज द बायो-सावर्ट लॉ। मतलब एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो बायो-सावर्ट लॉ को फॉलो करता है। फर्दर वी हैव लर्न्ड that an external magnetic field will exert force on current carrying conductor। फिर हमने ये सीखा था कि यदि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाती है। दिस फॉलोज फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स फार्मूला, और इसको हमने लॉरेंट्ज फोर्स फार्मूला से निकाला भी था, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। Thus it is logical to expect that two current carrying conductor placed near each other will exert force। तो कह रहा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पास में रखें तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्लियर? नाउ इन द पीरियड 1820 to 25 एम्पियर स्टडीड द नेचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स एंड डिपेंडेंसी ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो एम्पियर ने 1820 और 25 के बीच में क्या करा, इनको स्टडी करा कि एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं ये, और यहाँ पे डिपेंडेंसी, करंट की डिपेंडेंसी, शेप की डिपेंडेंसी
फ्रीक्वेंसी, साइज का क्या फैक्टर हो रहा है, इन सारी चीजों पे, डिस्टेंस और कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मतलब इनका क्या इफेक्ट है एक दूसरे पर फोर्स लगाने में, ये सारी चीजें उसने पढ़ी। वी शैल टेक सिंपल एग्जांपल ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर विच आर प्लेस्ड विच विल परहैप्स हेल्प अस टू अप्रिशिएट एम्पियर्स पेनिस्टेकिंग वर्क। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कहा जा रहा है, सारी लाइनों में लिखा है कि भाई एम्पियर ने 1820 से 25 के बीच में दो कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, इन सबको पढ़ा। तो अभी हम ये दो कंडक्टर्स के बीच में जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको समझ के एम्पियर के काम को समझेंगे और उसकी सराहना करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है ना? अभी देखिए जरा, तो हम सभी समझते हैं और मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम दो कंडक्टर के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर क्या जो एक्चुअल मेथड होता है वो भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा और डायरेक्ट फिर फॉर्मूले पे हम जंप कर जाएंगे। देखो दो कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है लेट से करंट I1 और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है करंट I2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेट से स्मॉल d। अब देखिए ये I1 की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगी आउटवर्ड, I2 की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगी, सॉरी ये है इनवर्ड और ये है आउटवर्ड। क्लियर नाउ? अब ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है और ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है। अगर मैं यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स देख रहा हूँ कि फोर्स का नेचर क्या होने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो इस पे फोर्स लगेगा यहाँ पे और इसी तरीके से इस पे फोर्स लगेगा यहाँ पे। मैं इसको बोल सकता हूँ ये फोर्स सेकंड वाले कंडक्टर पे लग रहा है, फर्स्ट वाले ने लगाया, और ये लग रहा है फर्स्ट वाले कंडक्टर पे, ये सेकंड ने लगाया। तो दोनों के बीच का जो फोर्स हो गया ये कैसा हो गया? अट्रैक्टिव हो गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स रिपल्सिव होगा। क्लियर है? ये चीज हमें इसमें समझनी है। बाकी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी होती है, जैसे मान के चलो कि फोर्स जो का फॉर्मूला होता है वो होता है F = ILB sin थीटा होता है। क्लियर? यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी क्योंकि करंट ऊपर है, IL ऊपर है और B अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखना F = ILB sin थीटा, मान के चलो फोर्स लग रहा है सेकंड पे और लगा रहा है फर्स्ट वाला कंडक्टर। याद रखो फोर्स लग रहा है सेकंड पे, मैंने आपको बताया था कि करंट भी अपना, लेंथ भी अपनी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर कारण बनती है और सभी फॉर्मूले वगैरह को रखेंगे और यहां से जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास वो ये होता है F = इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, F = म्यू नॉट I1 I2 अपॉन डिस्टेंस 2d। ठीक है, ये 2πd ये फॉर्मूला होता है ना, 2πd। क्लियर है? नाउ ऑल्दो फॉर्मूला हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन 4πd। ठीक है, ताकि हम म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू रख पाए। तो चाहे हम फर्स्ट कंडक्टर को कंसीडर करें कि फर्स्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों ही केसेस में दोनों पर म्यूचुअल फोर्स लगता है, बस ये फोर्स का नेचर जो हो जाता है ये ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर है? नाउ अब यहां से जो है, यहां से एम्पियर ने क्या करा, देखिए जरा, यहां से ये जो फॉर्मूला यूज करा गया F = म्यू नॉट अपॉन 4π टू I1 I2 बाय d। क्लियर? अब F की वैल्यू जैसे म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ होती है, 2 को हमने लिखा 2, I1 I2 मान के चलो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है I², दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से 1 है, तो यहां पर I की वैल्यू 1 प्रूव करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये भी 2⁻⁷ न्यूटन हो। तो यहां से आप I की वैल्यू को 1 प्रूव कर सकते हैं, 1 एम्पियर। तो यहां से ना एम्पियर ने स्टडी करा कि अगर उसको 1 एम्पियर डिफाइन करना था तो उसने क्या पढ़ा, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच व्हेन maintained in each two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each these conductor a force of 2⁻⁷ newtons per meter of length। याद रखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं, ये निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? नाउ सो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हम निकालते हैं दोनों कंडक्टर पे, ये कितना होता है, इतना। ठीक,
वो कह रहा है यदि दो कंडक्टर 1 मीटर की डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। कब लगेगा ये फोर्स? जब दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो। तो 1 एम्पियर करंट उतना करंट होता है जो कि अगर फ्लो हो रहा है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगता है, ठीक है, पर मीटर पे। क्लियर? आगे क्या दिया जा रहा है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और इसको हमने 1946 में अडॉप्ट कर लिया था और इंटरनेशनल सोसाइटी ने, और तब से ये 1 एम्पियर के डेफिनेशन को यूज किया जा रहा है। क्लियर? आगे दिया जा रहा है इट इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, इन प्रैक्टिस वन मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सब्स्टिट्यूट वेरी लॉन्ग वायर बाय मल्टी टर्न्स ऑफ कॉइल, एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री। तो कह रहा है कि छोटी छोटी चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक। तो एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकली जो आंसर आएगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन नहीं आएगा। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड करंट बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर दिस मैकेनिकल फोर्स। एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट बैलेंस, उसका यूज होता है इस फोर्स को, इस मैकेनिकल फोर्स को मेजर करने के लिए, ठीक। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज नेमली कूलाम कैन नाउ डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ एम्पियर। तो अब हम एसआई यूनिट, चार्ज की जो एसआई यूनिट है उसको भी एम्पियर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। आगे क्या दिया जा रहा है? व्हेन स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेट अप इन कंडक्टर, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब 1 कूलाम को आपने डिफाइन कर 1 कूलाम को डिफाइन कर दिया आपने 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के फॉर्म में, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, वहीं से इस डेफिनेशन को बनाया गया है। क्लियर? नाउ आगे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया और आगे लिखा हुआ है 4.91 में जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज टॉर्क। टॉर्क किस तरीके से लगता है किसी भी कंडक्टर पे? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि टॉर्क की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, वी फर्स्ट, आप सभी समझते हैं, वी फर्स्ट कंसीडर सिंपल केस व्हेन रेक्टेंगुलर लूप इज placed such that the uniform magnetic field B in the plane of loop, this is illustrated। मतलब सिंपल सी बात उसने बोली कि भाई हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक, और ये आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। आगे लिखा है द फील्ड exerts no force on two arms AD and BC। देखो इसको समझने, क्योंकि एक्चुअल में डेरिवेशन के बारे में दिया हुआ है, डेरिवेशन के बारे में सारी थ्योरी दी हुई है, तो इसको समझने के लिए ना आपको सिंपल सी बात है, ये आप ऐसे मान के चलो कि यहां पर इस तरीके से ये A B C D ऐसे है। अब मान के चलो कि इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस पे टॉर्क वगैरह लगेगा। क्लियर है ना? तो आप सभी समझते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, जैसे ये डेरिवेशन तो क्योंकि आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ अलग से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये अपने पास ऐसे मैग्नेटिक, ये समझो, देखो डेरिवेशंस में हमें लाइन बाय लाइन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आपको जो मेन चीज है उसको पढ़ना है जहां से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं से मिल रहा है, ठीक है। नाउ जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ABCD है, अब मान के चलो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में, अब इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो आप खुद से देखो, अगर मैं इसमें देखूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा अंदर, जबकि इस पे फोर्स लगेगा बाहर। ये दोनों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन पे दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इस तरीके से ये जो कॉइल है ये घूमने लगेगी, और यही है सिंपल टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अगर हम आज की बात करें तो अभी सिर्फ आपको हम ये बता सकते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। आगे मैं आपको ये बता दूंगा n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा। और आगे आप ये देखेंगे कि NIA जो होता है ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम इसको लिख देते हैं MB साइन थीटा। और क्या होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, ठीक है, ये साइन थीटा हट जाएगा। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल से आप निकालेंगे। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट अगर बाहर की साइड है तो आपने बाहर की साइड थंब रख लिया, ठीक है, उसके बाद आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, उसी साइड अपनी फिंगर्स को मोड़ के टॉर्क की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर डेरिवेशन में कुछ भी एज इट इज लाइन बाय लाइन समझने को नहीं है, ठीक। इसके अलावा आप ये देखें,
अच्छा, यहाँ पर ये चीज दी जा रही है कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप किस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये देखिए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप किस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक? तो आप समझो कि भाई इसका जो एक एंड है ये बाहर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा और पीछे वाला साउथ पोल बन जाएगा। तो ये यहाँ से जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली बाहर से तो यहाँ से एंटर करेगी। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक साइड से अंदर जा रही है, तो ये क्या एक डायपोल की तरह तो एक्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पर देखो, वी शैल कंसिडर एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट द करंट लूप। वी शैल नाउ show that magnetic field due to current in circular current loop is very similar to the behavior of electric field of an electric dipole. ठीक, we have evaluated the magnetic field on the axis of circular loop of a radius r carrying current I. The magnitude of this field is, तो कहा जा रहा है कि ये जो फील्ड जो बन रही है, बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है कि यहाँ पे जैसे आप ये देखें कि आपके पास अगर कोई भी एक डायपोल है तो डायपोल की जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो कह रहा है कि इसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप उनको कैसा लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के जैसा। अब कह रहा है कि भाई वी हैव इवैल्यूएटेड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, बोला हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पे वो कितनी थी, ये वाले डायग्राम में, ये वाले उसमें, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने जो प्रूव करा दैट इज फाइनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब। दैट मीन्स आप ये मान के चलें, इसको हमने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। तो मैग्नेटिज्म वाले में हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पे बनती है, एक्सियल पॉइंट पे बनती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां भी कंसीडर करी गई है। तो जैसे फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, तो या मैं कहूँ डिस्टेंस का क्यूब, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर x ले ली तो x क्यूब मान लो, तो यहाँ पर वैसा ही उन्होंने सिमिलरली इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो मैग्नेटिक डायपोल की कंपैरिजन यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक डायपोल से कर ली। क्लियर नाउ? तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई हुई थी आपको कि जैसे आप जब 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बढ़िया से क्लियर कराई है। तो आप ये मान के चलो कि ये एक तरह से आपका 5th चैप्टर का ही टॉपिक है। जैसे मैं आपको बता दूं, फिर भी जैसे अब यहाँ लिखा है, फिर आप कहोगे सर आपने समझाया नहीं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो रिस्पेक्ट जैसे आप 1st चैप्टर में लिखेंगे चार्ज, तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आप चार्ज की जगह लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ, तो उसको स्मॉल m से दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद जैसे आप 1st चैप्टर में आप लिखते हैं डायपोल मोमेंट, तो इसके बजाय आप लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, उसको कैपिटल M से दिखा देंगे। जैसे 1st चैप्टर में कैपिटल E लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल B। ठीक, तो इस तरीके से कंपैरिजन करी जा रही है और उसमें कोई भी अलग से चीज में नहीं बताई है। क्लियर है? नाउ ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो क्या है, इसमें आपको थोड़ी थ्योरी समझने की जरूरत है ना। देखिए अभी क्या होता है, जैसे आपने चैप्टर 3rd में पढ़ा था कई सारे वोल्टेज और करंट के बारे में, काफी सारी चीजें। ठीक, जैसे मान के चलो हम करंट को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं भाई सर्किट में 1.5 एम्पियर करंट है, या किसी रजिस्टर के अक्रॉस 1.2 वोल्ट करंट है। लेकिन हम ये सारी चीजें कैसे बताते हैं, तो उसको बताने के लिए 4.20 जो फिगर बताया जा रहा है उसमें एक बढ़िया सा एक डिवाइस के बारे में बताया गया जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसके क्या प्रिंसिपल है इसका ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये इसमें क्या क्या लगा हुआ है इस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल, गैल्वेनोमीटर में कॉइल है जिसमें कई सारे टर्न्स होते हैं। ये कॉइल घूम सकती है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस। सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो कि जिसका काम होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। चलो मैं आपको ये सारी चीज समझा देता हूँ, ऐसे आपको क्लियर नहीं होंगे। क्लियर? लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लाइन्स में क्या लिखा हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि सिलिंड्रिकल कोर होती है। कोर मतलब ये सेंटर में जो कोर मतलब ये जो एक पीस हो गया सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन मतलब एक ऐसा आयरन होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? यहाँ पर एक कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जो कि नॉर्थ और साउथ हैं। ये क्या करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस पर लगी होती है ऊपर एक मैग्नेट। ठीक है, इस पर क्या लगी है ऊपर, सॉरी
कॉइल। अब कॉइल आप ऐसे मान के चलो कि यहां से, ये कॉइल भी एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर होती है, कॉइल भी आप ऐसे मान के चलो कि यहां से इस तरीके से करंट आया, यहां से करंट एंटर करेगा टर्मिनल T1 से, और यहां से करंट एग्जिट कर जाएगा टर्मिनल T2 से। ऊपर लगी होती है एक स्प्रिंग, ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है, तो हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देंगे। ये स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग का काम होता है जब ये इस कॉइल पे टॉर्क लगता है ना, क्योंकि देखो करंट आएगा यहां से जिसको आपको मेजर करना है। अब करंट आएगा, करंट आएगा इस कॉइल में से, मान के चलो फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में से इसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि करंट जब आएगा तो इस पे, क्योंकि ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में इस पे टॉर्क लगेगा, ये कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग जो है, ये देखो टॉर्क लग रहा है, जो स्प्रिंग है वो उस पर लगाएगी एंटी टॉर्क। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के ये रुक जाएगा, रुक जाएगा, जहां पे नीडल लगी है वहां ये नीडल रुक जाएगी, तो जो भी रीडिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। अब ये इसको फिक्स करने के लिए दो पाइवोट्स लगाते हैं, दो पाइवोट्स लगाते हैं ताकि ये फिक्स रहे, ठीक है। ये जो अलग अलग मैं आपको चीज़ें बता दूं, इसमें ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊपर से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह सर्कुलर पार्ट में देखने को मिलेगी, इस तरीके से, क्लियर है, ऐसे, ठीक। इसका मेन पर्पस क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्यों बनानी होती है, क्योंकि आप ये देखो जो कॉइल जो है, कॉइल एक्चुअल में क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हर एक डायरेक्शन से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो इनमें से आप ये देखें कि किसी ना किसी पोजीशन में जब कॉइल रखी होगी तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जरूर होंगी इस पे जो मैक्सिमम टॉर्क लगा रही होंगी, जो क्या कर रही होंगी। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, या मैं सिंपल बोलूं NIAB साइन थीटा, AB साइन थीटा होता है। तो अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम जब लगेगा जब एरिया वेक्टर, जैसे आप ये देखो जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बने, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो जब ये कॉइल ऐसे होती है तो इसमें कोई ना कोई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जरूर मिल जाती हैं जो हर एक पॉइंट पर इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगा रही हो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती तो क्या होता, कॉइल जब ऐसे है तो मान के चलो कि तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में, उस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ ना कुछ पेयर्स मिल जाते हैं जो इस पे हमेशा मैक्सिमम टॉर्क लगाते रहते हैं। तो ये इसका तरीका है। सॉफ्ट आयरन कोर इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्लियर है। यहाँ पर जैसे अब इसके ऑसिलेशन को रोकना है, ऑसिलेशन को रोकने के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा जाता है। एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो एल्यूमिनियम फ्रेम में एडी करंट बनते हैं जो कि इसके ऑसिलेशंस को रोक देते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर बताया है, जैसे मान के चलो, देखो आप यहाँ पर जो मैंने आपको चीज बताई है यहाँ पे, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। Since the field is radial by design, we have taken sin theta is equal to 1 एक्सप्रेशन। देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि जो sin थीटा की वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो जो टॉर्क NIAB लग रहा है, ये कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जब ये टॉर्क और एंटी टॉर्क बराबर हो जाएगा तो उस जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको, उस जगह पे जो पॉइंटर है वो रुक जाएगा और अपन को रीडिंग बता देगा, क्लियर। आगे देखिए, वेयर के इज टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। के क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट है। टॉर्जनल कांस्टेंट क्या है, जैसे मान के चलो टॉर्जनल कांस्टेंट हमें बताता है कितना जो है टॉर्क लगाने पे कितने एंगल कोई बॉडी घूम गई है। तो द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, है ना, कितना, जैसे आपने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करा, अब ट्विस्ट करने पे कितना रीस्टोरिंग टॉर्क आपको मिल रहा है। द डिफ्लेक्शन फाई इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय पॉइंटर अटैच्ड टू स्प्रिंग। देखो जरा यहाँ पे क्या बताया एक बार फिर, द डिफ्लेक्शन फाई इंडिकेटेड ऑन स्केल बाय पॉइंटर अटैच्ड टू स्प्रिंग। मतलब अगर आपको डिफ्लेक्शन का पता करना है, कितनी डिफ्लेक्शन हुई, तो आप इससे जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं। अच्छा, के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्प्रिंग यूज होती हैं, ये स्प्रिंग यूज होती हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की। कौन सी, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की स्प्रिंग होती है।
यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है काफी इनका जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है वो लो होता है। इसका मतलब है कि आपको हल्की सी ट्विस्ट पे ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क यहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो वही स्प्रिंग का काम है रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। क्लियर नाउ? तो यहां पर आप ये देखें कि जैसे आपने पढ़ा कि के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, एन आई ए बी होता है। तो के अगर इस साइड आ गया तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया एन ए बी अपॉन के इंटू आई। तो ये वाली जो ब्रैकेट वाली जो टर्म लिखा है, द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज कांस्टेंट फॉर गिवन गैल्वेनोमीटर, तो हम इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज, हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज डिटेक्टर टू चेक इफ करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट और नॉट। हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे मान के चलो आपको करंट का पता करना है कि करंट फ्लो हो रहा है किस सर्किट में या नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तक का छोटे छोटा करंट भी मेजर कर लेता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता करना है कि ये सर्किट बैलेंस हो भी गई कि नहीं हुई, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। इन दिस यूजेज द न्यूट्रल पोजिशन ऑफ पॉइंटर व्हेन नो करंट इज, मतलब अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो पॉइंटर में न्यूट्रल पोजिशन दिखेगा, अदरवाइज उसमें जो है मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, डिफ्लेक्शन। ठीक, द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन सर्किट। दिस इज फॉर टू रीजन। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आप एज इट इज अमीटर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, मतलब बहुत छोटा ही सिर्फ ये मेजर कर पाता है। ठीक है, और इसको आप फॉर मेजरिंग करंट द गैल्वेनोमीटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में लगाना पड़ता है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है। क्लियर है? इसकी रेजिस्टेंस कैसी हाई होती है? बहुत हाई होती है। ठीक, आगे क्या लिखा है? दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो अगर इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि सर्किट जो मेन करंट है उसकी ही वैल्यू कम हो जाएगी अगर ये पूरा करंट इसमें से जाएगा तो। ठीक, नाउ अब देखिए और क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर में आग भी लग सकती है अगर ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ता है, हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है अमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो जब हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, तो हम एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर इस तरीके से कि मान के चलो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट है, जैसे 99% करंट जो है इसमें से फ्लो हो गया और बाकी करंट इसमें से फ्लो हो गया। तो गैल्वेनोमीटर में तो ये चीज़ हम सेटिंग बिठा लेते हैं कि मान के चलो गैल्वेनोमीटर में अगर 1 एम्पियर करंट शो हो रहा है या 0.1 एम्पियर करंट शो हो रहा है, अब हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बिठा के रखा है इन दोनों के रेजिस्टेंस का कि हम समझ गए कि अगर इसमें 1 एम्पियर शो हो रहा है तो बाकी का जो 99% करंट है, या मान के चलो कि इसका जो मान के चलो हमने सेटिंग ऐसे करी है कि 99% ऊपर से नीचे जाएगा, बाकी ऊपर से जाएगा। तो 0.1 अगर ऊपर से गया और 99 नीचे चला गया तो इसका हम समझ जाएंगे कि भाई एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम करंट शो हो रहा है। तो अगर मान के चलो कि ऊपर दिखा रहा है 0.2 एम्पियर, तो हम समझ जाएंगे कि भाई एक्चुअल में इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। चलो ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, ये आसान कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान के चलो ऊपर गैल्वेनोमीटर, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मान के चलो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट तो पास नहीं करा सकते ना, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से ये करंट आई यहाँ से आया। क्लियर? हमें नहीं पता कितना है, हमें मेजर करना है। तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर उसकी सेटिंग ऐसे बैठा दी कि भाई ऊपर जाएगा 1 पार्ट और नीचे जाएगा 10th पार्ट, या ऐसे बोलो ऊपर जाएगा सिर्फ 1/10th पार्ट और नीचे जाएगा पूरा मेन पार्ट बचा हुआ। तो मान के चलो अगर ऊपर 1 एम्पियर शो कर रहा है तो हम मान लेंगे कि सर्किट में जो है टोटल 11 एम्पियर का करंट आया होगा, इसमें 11 एम्पियर। क्यों? ऊपर गया 1 एम्पियर और नीचे गया मान के चलो 10 एम्पियर। ठीक है, अब मान के चलो ऊपर अगर शो कर रहा है आपको 0.5 एम्पियर और तो फिर नीचे कितना गया होगा 5 एम्पियर। तो हम इस तरीके अंदाजा लगा लेंगे सर्किट में टोटल करंट 5.5 एम्पियर आया होगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। बाकी सारी चीजें तो मैंने इसमें आपको लेक्चर में पढ़ाई ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या लिखा है, वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। देखो एक्चुअल में क्या है कि कितना करंट
फ्लो कराने से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला बनता है phi/I = NAB/K, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका बनता है phi/V। phi/V का मतलब है कि जैसे कितना वोल्टेज अप्लाई करने से कितना डिफ्लेक्शन होता है ना। तो इसको अपन ओपन करते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। क्लियर नाउ। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू note is that increasing current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि आप करंट सेंसिटिविटी को अगर बढ़ा भी देते हैं तो इससे जरूरी नहीं होता कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए। मान के चलो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इक्वेशन नंबर 4.39 which provides the measurement of current sensitivity if n is equal to 2n we would double the number of turns देन सेंसिटिविटी विल बिकम डबल। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाए। क्यों? अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आर का डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगी। भाई आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी तो ओवरऑल सर्किट की बढ़ जाएगी। तो जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से ये वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाए। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं। और अगर आप किसी भी सर्किट को, जैसे अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज में वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाना पड़ेगा। कैसा? हाई रेजिस्टेंस वायर। क्यों? क्योंकि देखो जब इसमें से मान के छोटा सा भी करंट फ्लो होगा तो इस हाई रेजिस्टेंस वायर से जब ये करंट पास होगा तो जो बड़ा जो वोल्टेज वैल्यू है वो आपको मेजर आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, या ऐसे बोले जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हुए, बाकी तो वन शॉट अगर आपने देखे हैं तो सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर ये आपको पढ़ने हैं, ये काम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। और बाकी की जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर से देखते रहें और इस चैनल पे बने रहें और सभी वीडियोस के साथ बिल्कुल लगातार अपनी नजर बनाए रखें। एग्जाम टाइम पर आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।